नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम भारत के उन क्राइम केस की गहराई में उतरते हैं जो अपने रहस्य और ट्विस्ट से आपको हैरान कर देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो अपने समय में दिल्ली के सियासी और मीडिया हलकों में तहलका मचा गया था। ये है शिवानी भटनागर मर्डर केस, एक साहसी जर्नलिस्ट की हत्या की कहानी जो सियासी गलियारों, साजिशों और अनगिनत सवालों से भरी है। ये कहानी है धोखे, विश्वासघात और उन रहस्यों की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आप तैयार हैं इस सनसनीखेज कहानी में डूबने के लिए? तो चलिए बिना देर किए इस क्राइम की दुनिया में कदम रखते हैं। 23 जनवरी 1999 पूर्वी दिल्ली का एक मध्यम वर्गीय इलाका नोएडा के पास। सर्दियों की वो दोपहर थी जब हल्की धूप सड़कों पर बिखरी हुई थी। इस शांत कॉलोनी में एक अपार्टमेंट में रहता था भटनागर परिवार। शिवानी भटनागर 34 साल की एक जानी मानी जर्नलिस्ट अपने पति राकेश भटनागर और उनके नवजात बेटे तन्मय के साथ रहती थी। शिवानी इंडियन एक्सप्रेस अखबार की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की एक प्रमुख सदस्य थी। उनकी खोजी पत्रकारिता ने सियासी घोटालों, ब्यूरोक्रेसी की गड़बड़ियों और कॉरपोरेट धोखाधड़ी को उजागर किया था। उनकी स्टोरीज ने कई ताकतवर लोगों को बेनकाब किया था, जिससे वो सियासी और कॉरपोरेट हलकों में चर्चा का विषय थी। शिवानी एक ऐसी जर्नलिस्ट थी जिनकी लेखनी में सच की ताकत थी। उनकी निडरता और साहस ने उन्हें एक मशहूर नाम बनाया था। लेकिन उस दिन 23 जनवरी 1999 की दोपहर उनकी जिंदगी एक भयानक अपराध का शिकार बन गई। उस दोपहर शिवानी अपने अपार्टमेंट में थी और उनका नवजात बेटा तन्मय भी घर पर था, लेकिन सुरक्षित और अछूता रहा। राकेश, जो खुद भी एक पत्रकार थे, अपने ऑफिस में थे। दोपहर करीब 1:30 से 2 बजे के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शांत कॉलोनी को एक क्राइम सीन में बदल दिया। पड़ोसियों ने बाद में पुलिस को बताया कि उन्होंने उस दोपहर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी थी, लेकिन कोई स्पष्ट विवरण नहीं दे पाए। कुछ ने असामान्य आवाजें सुनी, शायद किसी की हल्की चीख या हलचल, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं थी। उस समय किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसी छोटी मोटी बातें अक्सर नजरअंदाज हो जाती थी, लेकिन ये संदिग्ध गतिविधियां एक भयानक अपराध की गवाही थी। शाम करीब 6 बजे जब राकेश घर लौटे तो उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उन्होंने अपार्टमेंट का दरवाजा हल्का सा खुला पाया। अंदर का सामान बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में चीजें उलटपलट की हों। मेज पर कुछ स्नैक्स रखे थे जो शायद शिवानी ने किसी मेहमान के लिए तैयार किए थे। राकेश ने डरते डरते बेडरूम में कदम रखा और वहाँ जो देखा उसे देखकर उनका दिल बैठ गया। शिवानी का शव फर्श पर पड़ा था। उनका गला तार से घुंटा गया था और शरीर पर रसोई के चाकू से कई गहरे घाव थे। खून पूरे कमरे में फैला हुआ था। बेडरूम में हल्की अव्यवस्था थी, लेकिन कीमती चीजें जैसे गहने, नकदी या इलेक्ट्रॉनिक्स गायब नहीं थी। ये साफ था कि ये कोई साधारण चोरी नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। सौभाग्य से तन्मय सुरक्षित था, पास के कमरे में अछूता। राकेश ने तुरंत पड़ोसियों को बुलाया और दिल्ली पुलिस को सूचित किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने अपार्टमेंट को सील कर दिया। खबर फैलते ही दिल्ली में हड़कंप मच गया। एक जर्नलिस्ट की इतनी क्रूर हत्या। लोग सवाल उठाने लगे, क्या ये उनकी खोजी पत्रकारिता का नतीजा था? क्या उनकी किसी स्टोरी ने किसी ताकतवर शख्स को नाराज कर दिया था, या फिर इसके पीछे कोई निजी रंजिश थी? पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन ये केस इतना आसान नहीं था। आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन की बारीकी से जांच शुरू की। फोरेंसिक टीम ने अपार्टमेंट के हर कोने की छानबीन की। सबसे पहली बात जो सामने आई वो ये थी कि अपार्टमेंट में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे।
दरवाजे पर कोई तोड़-फोड़ नहीं थी और खिड़कियां भी सलामत थी। इससे पुलिस को शक हुआ कि हत्यारा शायद शिवानी का जानने वाला था या उसे किसी बहाने से अंदर आने दिया गया था। मेज पर रखे स्नैक्स और खुला दरवाजा इस बात की ओर इशारा करते थे कि शिवानी ने शायद हत्यारे को खुद अंदर बुलाया था। फोरेंसिक टीम ने कई सबूत इकट्ठा किए। बेडरूम में कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले और अपार्टमेंट के रजिस्टर में एक संदिग्ध हस्ताक्षर पाया गया, जो बाद में जांच का हिस्सा बना। खून के धब्बों का विश्लेषण किया गया, लेकिन ज्यादातर खून शिवानी का ही था। डीएनए टेस्टिंग उस समय भारत में इतनी उन्नत नहीं थी और कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। हत्या में इस्तेमाल तार और चाकू गायब थे, जिससे पुलिस की मुश्किलें बढ़ गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की कि शिवानी की मौत गला घोंटने और चाकू के घावों से हुई थी। पुलिस ने अपार्टमेंट के आसपास के लोगों से पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने उस दोपहर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी थी, लेकिन कोई स्पष्ट हुलिया या विवरण नहीं दे पाए। कुछ ने असामान्य हलचल की बात कही, लेकिन ये जानकारी इतनी अस्पष्ट थी कि तुरंत कोई लीड नहीं मिली। पुलिस ने आसपास की दुकानों और सड़कों पर सीसीटीवी फुटेज की तलाश की, लेकिन 1999 में दिल्ली के रिहायशी इलाकों में सीसीटीवी कैमरे बहुत कम थे। जो फुटेज मिले वो धुंधले थे और कोई उपयोगी जानकारी नहीं दे पाए। पुलिस ने शिवानी के पेशेवर और निजी जीवन की गहराई से जांच शुरू की। उनकी खोजी पत्रकारिता ने कई ताकतवर लोगों को निशाना बनाया था। इंडियन एक्सप्रेस में उनके लेखों में सियासी घोटालों जैसे सेंट किट्स केस और कॉरपोरेट धोखाधड़ी के खुलासे शामिल थे। पुलिस को शक था कि शायद उनकी किसी स्टोरी ने किसी बड़े शख्स को नाराज कर दिया था। पुलिस ने शिवानी के सहयोगियों, दोस्तों और परिवार से पूछताछ की। उनके पति राकेश से भी सवाल जवाब हुए। राकेश ने बताया कि शिवानी को हाल के दिनों में कोई स्पष्ट धमकी नहीं मिली थी, लेकिन वो अपनी स्टोरीज की वजह से तनाव में थी। राकेश की एलिबाई पुख्ता थी, वो उस समय अपने ऑफिस में थे और कई सहयोगियों ने इसकी पुष्टि की। पुलिस ने शिवानी के फोन रिकॉर्ड्स की जांच की और यहीं से एक बड़ा सुराग मिला। उनके रिकॉर्ड्स में बार बार एक नंबर पर कॉल्स थे, जो रविकांत शर्मा का था। रविकांत हरियाणा कैडर के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे, जिनका सियासी और पुलिस हलकों में अच्छा खासा रसूख था। शिवानी और शर्मा ने कई स्टोरीज पर साथ काम किया था, खासकर सेंट किट्स केस जैसे संवेदनशील मामलों पर। कुछ सूत्रों ने दावा किया कि उनके बीच प्रोफेशनल से ज्यादा निजी रिश्ते भी थे। क्या ये रिश्ता हत्या का मकसद था? पुलिस ने इस लीड को गंभीरता से लिया और 2002 में रविकांत शर्मा को हिरासत में लिया। रविकांत शर्मा की गिरफ्तारी ने दिल्ली में तहलका मचा दिया। एक जर्नलिस्ट और एक आईपीएस अधिकारी का कनेक्शन। ये केस अब सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि एक सियासी स्कैंडल बन गया था। लेकिन क्या शर्मा वाकई हत्यारे थे या पुलिस ने जल्दबाजी में एक बड़े नाम को निशाना बनाया था? आइए इस जांच के अगले मोड़ पर चलते हैं। रविकांत शर्मा से पूछताछ में कई सवाल उठे। उन्होंने स्वीकार किया कि वो शिवानी को जानते थे और उनके साथ कई बार मिले थे, लेकिन हत्या के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। शर्मा का कहना था कि उनके और शिवानी के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता था और फोन कॉल्स उनकी स्टोरी से जुड़े थे। उन्होंने बताया कि शिवानी उनकी एक विश्वसनीय सोर्स थी, जो सियासी घोटालों की जानकारी देती थी। लेकिन अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि शर्मा ने शिवानी को संवेदनशील दस्तावेज लीक किए थे और जब उन्हें डर हुआ कि शिवानी इन्हें उजागर कर देंगी, तो उन्होंने हत्या की साजिश रची। पुलिस ने शर्मा के घर, ऑफिस और गाड़ियों की तलाशी ली। उनके फोन रिकॉर्ड्स, बैंक खातों और हाल की गतिविधियों की बारीकी से जांच की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फोन रिकॉर्ड्स में शिवानी के साथ बार बार बातचीत तो दिखी, लेकिन ये हत्या से सीधे नहीं जुड़े। फोरेंसिक सबूत जैसे फिंगरप्रिंट्स या डीएनए शर्मा से नहीं जुड़े।
शर्मा के वकीलों ने दावा किया कि पुलिस ने उनके सियासी रसूख और शिवानी के साथ कथित निजी रिश्तों की वजह से उन्हें फंसाया। फिर एक नया ट्विस्ट आया। जुलाई 2002 में एक गुप्त सूत्र ने पुलिस को बताया कि शिवानी की हत्या किराए के हत्यारों ने की थी। इस सूत्र ने 3 नामों का जिक्र किया: प्रदीप शर्मा, रविकांत से कोई रिश्ता नहीं, श्री भगवान और सत्य प्रकाश। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और श्री भगवान को 30 जुलाई 2002 को गिरफ्तार किया, जिसके बाद प्रदीप शर्मा और सत्य प्रकाश भी हिरासत में लिए गए। प्रदीप से पूछताछ में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उसने कबूल किया कि उसे और उसके साथियों को शिवानी को मारने के लिए पैसे मिले थे। उसने बताया कि उन्हें एक ताकतवर शख्स ने ये काम सौंपा था, लेकिन उसने साफ नाम नहीं लिया। प्रदीप के बयान ने पुलिस को फिर से रविकांत शर्मा की तरफ मोड़ दिया। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि शर्मा ने इन हत्यारों को हायर किया था, लेकिन प्रदीप की कहानी में कई खामियां थी। उसने बार बार अपने बयान बदले। पहले कहा कि वो खुद क्राइम सीन पर था, फिर कहा कि उसने सिर्फ प्लानिंग में मदद की। श्री भगवान और सत्य प्रकाश ने हत्या में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन स्वीकार किया कि वो उस दिन प्रदीप के साथ दिल्ली में थे। पुलिस को शक हुआ कि प्रदीप शायद किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था। फोरेंसिक सबूतों ने इस थ्योरी को पूरी तरह सपोर्ट नहीं किया। अपार्टमेंट के रजिस्टर में मिले हस्ताक्षर और कुछ फिंगरप्रिंट्स प्रदीप से मेल खाए, जो उसे क्राइम सीन से जोड़ते थे, लेकिन डीएनए सबूत अनकंक्लूसिव थे और हत्या में इस्तेमाल तार या चाकू नहीं मिला। पुलिस ने प्रदीप, श्री भगवान और सत्य प्रकाश के घरों की तलाशी ली, लेकिन कोई हथियार या अन्य ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस ने शिवानी के हाल के लेखों की और गहराई से जांच की। उनकी एक स्टोरी सेंट किड्स केस से जुड़ी थी, जिसमें कुछ ताकतवर नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के नाम शामिल थे। क्या इस स्टोरी ने किसी को इतना नाराज कर दिया कि उन्होंने हत्या की साजिश रची? पुलिस ने रविकांत शर्मा के सियासी कनेक्शनों की भी छानबीन की। कुछ सूत्रों ने दावा किया कि शर्मा का कुछ बड़े नेताओं से करीबी रिश्ता था। अभियोजन पक्ष ने सुझाव दिया कि शर्मा ने शिवानी को संवेदनशील दस्तावेज दिए थे, और जब उन्हें डर हुआ कि ये स्टोरी बाहर आएगी, तो उन्होंने उसे चुप कराने की योजना बनाई। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी थी और इसे साबित करने के लिए ठोस सबूतों की कमी थी। क्या ये हत्या सियासी साजिश का हिस्सा थी या सिर्फ निजी रंजिश थी? साल 2003 में इस केस का मुकदमा दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष ने रविकांत शर्मा को मुख्य आरोपी बनाया और प्रदीप शर्मा, श्री भगवान और सत्य प्रकाश को सह आरोपी। अभियोजन ने दावा किया कि शर्मा ने शिवानी की हत्या उनके द्वारा उजागर किए गए दस्तावेजों या कथित निजी रिश्तों के चलते करवाई थी। उनके फोन रिकॉर्ड्स, प्रदीप के कबूलनामे और कुछ गवाहों के बयानों को सबूत के तौर पर पेश किया गया। लेकिन कोर्ट में एक बड़ा ट्विस्ट आया। एक अहम गवाह, जिसने पहले शर्मा के खिलाफ बयान दिया था, ने कोर्ट में अपनी बात पलट दी। उसने दावा किया कि पुलिस ने उसे दबाव डालकर बयान दिलवाया था। इस गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठे और अभियोजन का केस कमजोर पड़ गया। अन्य गवाहों के बयान भी असंगत थे। कुछ ने कहा कि उन्होंने प्रदीप और उसके साथियों को उस दिन दिल्ली में देखा था, लेकिन उनके समय और विवरण में अंतर था। फोरेंसिक सबूतों की कमी ने अभियोजन की मुश्किलें और बढ़ा दी। फोन रिकॉर्ड्स, जो शर्मा को शिवानी से जोड़ते थे, बाद में कोर्ट में अविश्वसनीय पाए गए, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ के सबूत मिले। क्राइम सीन से मिले फिंगरप्रिंट्स प्रदीप से आंशिक रूप से मेल खाए, लेकिन डीएनए सबूत अनकंक्लूसिव थे। हत्या का हथियार, तार या चाकू कभी नहीं मिला। शर्मा के वकीलों ने इसे पुलिस की नाकामी करार दिया। उन्होंने कहा कि शर्मा को उनके सियासी रसूख और शिवानी के साथ कथित रिश्तों की वजह से फंसाया गया। कोर्ट में एक और सवाल उठा, क्या इस हत्या में और लोग शामिल थे? कुछ गवाहों ने इशारा किया कि प्रदीप और उसके साथी किसी बड़े शख्स के लिए काम कर रहे थे।
अभियोजन ने सुझाव दिया कि ये हत्या सेंट किट्स केस जैसे घोटाले को दबाने के लिए की गई थी, लेकिन इन दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं थे। पुलिस ने इस थ्योरी को गंभीरता से लिया, लेकिन कोर्ट में इसे साबित करना मुश्किल था। मुकदमे के दौरान प्रदीप शर्मा ने अपने बयान में कई बार बदलाव किए। पहले उसने कहा कि वो और उसके साथी क्राइम सीन पर थे, फिर कहा कि उन्होंने सिर्फ प्लानिंग में हिस्सा लिया। श्री भगवान और सत्य प्रकाश ने हत्या में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन स्वीकार किया कि वो उस दिन प्रदीप के साथ थे। इन बयानों की गड़बड़ियों ने कोर्ट को और उलझन में डाल दिया। क्या प्रदीप सच बोल रहा था या वो किसी और को बचाने की कोशिश कर रहा था? साल 2008 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। रविकांत शर्मा, प्रदीप शर्मा, श्री भगवान और सत्य प्रकाश को हत्या और साजिश के आरोप में दोषी ठहराया गया। सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अभियोजन ने प्रदीप के कबूलनामे, अपार्टमेंट रजिस्टर के हस्ताक्षर और कुछ फिंगरप्रिंट्स को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन ये फैसला अंतिम नहीं था। 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में एक चौंकाने वाला मोड़ लाया। कोर्ट ने रविकांत शर्मा, श्री भगवान और सत्य प्रकाश को बरी कर दिया। जज ने कहा कि उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट फोरेंसिक सबूत या विश्वसनीय गवाही नहीं थी। फोन रिकॉर्ड्स जो शर्मा को शिवानी से जोड़ते थे, छेड़छाड़ के कारण अविश्वसनीय पाए गए। लेकिन प्रदीप शर्मा की सजा बरकरार रखी गई, क्योंकि अपार्टमेंट रजिस्टर के हस्ताक्षर और फिंगरप्रिंट्स उसे क्राइम सीन से जोड़ते थे। 2012 में दिल्ली पुलिस ने शर्मा, श्री भगवान और सत्य प्रकाश की बरी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन इस अपील का कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। इस तरह ये केस आधिकारिक तौर पर प्रदीप शर्मा की सजा के साथ बंद हो गया, लेकिन जनता के मन में कई सवाल बने रहे। क्या रविकांत शर्मा वाकई निर्दोष थे? क्या उनके सियासी रसूख ने उन्हें बचा लिया? क्या इस हत्या के पीछे कोई बड़ा सियासी या कॉरपोरेट षड्यंत्र था जो कभी सामने नहीं आया? पुलिस ने शिवानी के लेखों की और गहराई से जांच की थी। उनकी सेंट किट्स केस से जुड़ी स्टोरी में कुछ ताकतवर लोगों के नाम शामिल थे। अभियोजन ने दावा किया कि शर्मा ने शिवानी को संवेदनशील दस्तावेज लीक किए थे और हत्या इन्हें दबाने के लिए की गई थी, लेकिन ये थ्योरी कोर्ट में साबित नहीं हो सकी। कुछ सूत्रों ने सुझाव दिया कि इस केस में और लोग शामिल हो सकते थे, लेकिन सबूतों की कमी ने इन दावों को हवा में छोड़ दिया। पुलिस ने शिवानी के ऑफिस और घर की हर फाइल की जांच की थी। उनकी स्टोरीज में कई संवेदनशील जानकारी थी, लेकिन कोई ऐसा ठोस दस्तावेज नहीं मिला जो हत्या का स्पष्ट मकसद बता सके। कुछ लोगों ने अटकलें लगाईं कि शिवानी के पास कोई ऐसी स्टोरी थी जो किसी बड़े घोटाले को उजागर कर सकती थी, लेकिन ये सिर्फ अटकलें थीं जिन्हें साबित करना मुश्किल था। शिवानी भटनागर मर्डर केस एक ऐसी कहानी है जो हमें सच्चाई की खोज की खतरनाक राह दिखाती है। एक साहसी जर्नलिस्ट जिसने अपनी लेखनी से ताकतवर लोगों को चुनौती दी, उसकी जिंदगी इतनी क्रूरता से छीन ली गई। इस केस में एक शख्स को सजा मिली, लेकिन कई सवाल आज भी हवा में हैं। क्या रविकांत शर्मा वाकई निर्दोष थे? क्या इस हत्या के पीछे कोई बड़ा सियासी या कॉरपोरेट मकसद था? क्या शिवानी की स्टोरीज में छिपा कोई सच था जो कभी सामने नहीं आया? ये केस हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सच्चाई की तलाश कितनी खतरनाक हो सकती है। शिवानी भटनागर ने अपने लेखों से कई ताकतवर लोगों को बेनकाब किया, लेकिन शायद यही उनकी जिंदगी की कीमत बन गया। इस केस की फाइलें बंद हो चुकी हैं, लेकिन इसकी कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है। एक जर्नलिस्ट की हत्या, सियासी कनेक्शन, किराए के हत्यारे और कोर्ट में आए अनगिनत ट्विस्ट्स, इसमें वो सब कुछ था जो एक क्राइम स्टोरी को सनसनीखेज बनाता है। दोस्तों, ये थी शिवानी भटनागर मर्डर केस की पूरी कहानी। अगर आपको ये पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और कमेंट में बताएं कि आपको इस केस का कौन सा ट्विस्ट सबसे हैरान करने वाला लगा। क्या आपको लगता है कि इस केस में कोई और रहस्य छिपा था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और सनसनीखेज क्राइम की कहानी। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और रहस्यों की दुनिया में खोते रहें। नमस्ते।